आज जींद न्यूज चैनल पे आपका स्वागत है। जी सर। एक तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी का कोविड को लेके अचानक जींद में आना हुआ और जिसमें उन्होंने अधिकारियों की भी मीटिंग ली और साथ में उनका सिविल हॉस्पिटल का भी उन्होंने जायज़ा लिया और उसके बाद उनका जाना हुआ। इसी दौरान PWD रेस्ट हाउस में किसान पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी देर रुकने के बाद DC साहब से उनकी बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद उन्होंने मेरी कोठी का घेराव किया। उस दौरान में मेरी यूनिवर्सिटी में मीटिंग थी। मैं 3 इख्तिरामियों से होके यूनिवर्सिटी में मेरा जाना हुआ और उन्होंने मेरी कोठी का घेराव किया। उसी दौरान में जब वो बैठे हुए थे तो उसी दौरान में एक हमारे पड़ोस में डेयरी है, उसमें बच्चा जो गन होती है, जो बंदरों को भगाने के लिए गन थी, जो रूटीन में पक्षियों एयर गन, जो पक्षियों को दाना भी डालता था रूटीन में प्रतिदिन और एयर गन को साथ लेके जाता था। और उस बच्चे को देख के किसानों ने ये कहा कि विधायक के पुत्र रुद्राक्ष मिड्डा और भतीजा ध्यानु मिड्डा ने किसानों को गन दिखाने का काम किया। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो ध्यानु मिड्डा है, जो मेरा भतीजा है, वो सुबह दिल्ली हॉस्पिटल में जाता है और शाम को आता है, जिसके मैंने सारे प्रूफ मंगवा लिए। और रुद्राक्ष मिड्डा और जो फ़ोटो इन लोगों ने, किसानों ने जो फ़ोटो भेजी है, वो हमारे पड़ोस में जो डायरी है उनके बेटे हैं और पोते हैं, जो कि एयर गन लेके गए थे, जिसके लिए किसी लाइसेंस की या कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। बंदरों की आतंक की वजह से वो लोग ऐसा, और रूटीन में ही वो पक्षियों को दाना डालते हैं। जो किसानों की आड़ में ये काम किया कुछ शरारती तत्वों ने, जो किसानों की आड़ में जिन्होंने ये काम किया, किसानों से हमारा भी लगाव रहा। मैं भी SYL मुद्दे को लेके पटियाला जेल में रहा और किसानों में डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जो मेरे पिता हैं, उनका भी नज़दीकी रिश्ता रहा। और उन्होंने हमेशा, जबकि मैं 1 बीघे का भी ज़मींदार नहीं, लेकिन फिर भी एक डॉक्टर होने के नाते, एक पुराने डॉक्टर होने के नाते मेरे पिताजी ने हमेशा, जो गांव के लोग आते थे दवाइयों के, जो भी हमारा प्रोफेशन था उसके चलते भी वो उनके लिए अच्छा काम और अच्छी सोच रखते थे। और हमारी सोच भी इन अन्य देवताओं के प्रति अच्छी रही है। कभी भी इनके खिलाफ़ आज तक कोई ऐसी टिप्पणी अगर मैंने की हो तो मैं जिम्मेवार हूँ। और दूसरा, अगर मेरे परिवार का मेरा भतीजा या मेरा बेटा अगर इसमें सम्मिलित हो, मैंने आपको सारों को प्रूफ दिखा दूंगा और प्रूफ दे दूंगा। क्योंकि महापंचायत ने ये कहा कि 3 तारीख को महापंचायत इस बारे में निर्णय लेगी। लेकिन मेरा भी महापंचायत से निर्णय है कि हमारे प्रूफ देखने के बाद उन शरारती तत्वों के खिलाफ़ एक्शन लेगी। अगर मेरा बेटा और मेरा भतीजा इसमें दोषी पाया जाता, जो महापंचायत फैसला लेगी वो हम मान्य करेंगे। लेकिन उन शरारती तत्वों के खिलाफ़ महापंचायत क्या फ़ैसला लेगी, ये भी महापंचायत को फैसला लेना होगा कि उनको क्या सज़ा मिलेगी, ये भी उनको देखना होगा। जिन लोगों ने शिकायत की है और मिड्डा परिवार को बदनाम करने की कोशिश की है, मैं अगर ऐसा महापंचायत कोई फैसला नहीं लेती तो मैं कोर्ट में जाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा उन व्यक्तियों को लेकर जिन्होंने मेरे खिलाफ़ एप्लीकेशन दी है। नहीं, गलतफहमी नहीं, कुछ शरारती तत्वों ने ही ऐसा किया कि जिनको, उन शरारती तत्वों ने ही ये कंप्लेंट दिलवाई। और उन शरारती तत्वों में से कुछ एक लोग ऐसे थे जिनको मेरे पुत्र का नाम और मेरे भतीजे का नाम पूरा याद था और उन्होंने ऐसा किया। नाम क्या है? किस पार्टी से संबंध रखते हैं? जानबूझ किया गया? ये जानबूझ के शरारती तत्वों ने किया है, मेरे को और मेरे परिवार को बदनाम करने के लिए। कि वो आपके बेटे के खिलाफ बाय नेम शिकायत दिया है, मेडिया में उनके नाम क्यों नहीं बता रहे? बाय नेम उन्होंने शिकायत की है और 4-5 लोग हैं तो जिन्होंने साइन, बता दीजिए ना, जिनके साइन है, जो मेरे पास में उन्होंने वीडियो उस पर फेसबुक पे डाला है। कोई प्रधान है और एक कंडेला के हैं और आज़ाद पालवा या कुछ ऐसे नाम के हैं, जो 4-5 व्यक्ति हैं जिन्होंने ये सब कार्रवाई की है। उनके खिलाफ मजबूरन मेरे को कोर्ट में जाना पड़ा। वो किसान है किसी दूसरी पार्टी से संबंधित राजनीतिक पार्टी से नहीं, वो शरारती तत्व है। मैं तो ये कहूँगा वो किसानों की आड़ में उन्होंने ये काम करने का काम किया। किसान तो शांतिपूर्वक बैठे थे, लेकिन किसानों को भड़काने का काम भी उन्होंने किया और किसानों की आड़ में ही उन्होंने ये शरारत रची और उनके खिलाफ मैं पूर्ण रूप से कार्रवाई करूँगा। विधायक जी, अभी जो आपने कहा कि जो पंचायत है वो इस पहलू को भी देखे
तो इसके लिए आप कोई कॉरस्पॉन्डेंस करेंगे, कोई मैसेंजर भेजेंगे या इसी से नहीं, मैं आपके माध्यम से ये सूचना देना चाह रहा हूँ और मैं आपको सारे प्रूफ भी दिखलाऊंगा और मेरे भतीजे का भी और मेरे बेटे का भी, और फोटो आप देख सकते हैं। जिला प्रधान है। हाँ, जिला प्रधान है वो भी। वो जो 4-5 लोगों ने नाम दिया वो मैंने कुछ 2-3 नाम मुझे ध्यान है, मैंने आपको बताया, एक कंडेला के और एक खटखड़ के और बरसोड़ा में रहने वाले हैं, वो प्रधान है। विधायक जी, कल का जो प्रकरण था उसी प्रकरण के दौरान एक नेता ने ये आरोप लगाया था कि विधायक मुद्दा ने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए अपने किसी वर्कर से ये कहा कि 7,000 में या 8,000 में प्रबंध होगा। उन बातों पे आपका क्या? अगर किसी व्यक्ति ने ये कहा और उसके पास कोई प्रूफ है मैंने 7-8 हज़ार रुपये के लिए कोई ऐसी बात की है तो मैं जिम्मेवार हूँ। जो सज़ा मुझको मिलनी चाहिए वो सज़ा दे। बल्कि कल मीटिंग के अंदर ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया, जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जिनको ये कोविड में पेशेंट रखने की इजाज़त दी गई है उनके भी रेट निर्धारित किए जाए, उनके बेड के, उनकी ऑक्सीजन के, और अगर वो दूसरी कोई सुविधा देते उनके रेट तय किए जाएं ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा ना हो। और उन रेटों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिश्नोई साहब की और डीसी साहब की ड्यूटी लगाई और लगाने के बाद आज शाम तक वो रेट तय किए जाएंगे और फिक्स करने के बाद उसको मीडिया में बताया जाएगा ताकि आम व्यक्ति को ये पता लगे कि क्या रेट किस हॉस्पिटल में रखा गया। विधायक जी, जैसे कल IMA ने जो रेट लिस्ट हमारे पास भेजी उसमें 13,000 से 18,000 पर डे तक, तो क्या ये ज़्यादा नहीं है काम? नहीं, ये ज़्यादा है, लेकिन इसके ऊपर डीसी साहब से मीटिंग रखी जाएगी, इनको बैठ के हम लोग निर्धारित करेंगे। अभी तो IMA के प्रधान ने ये रेट भेजे, इसके बाद तो ये हम लोग निर्धारित करेंगे। जो रेट पहले बेड का होता था इसको कोविड से पहले वैसे ही रेट रखे जाए। और उनको जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है उनको ऑक्सीजन सरकार उपलब्ध करवा रही है उन हॉस्पिटल्स को। विधायक जी, कल छुपा के रखा गया जबकि पहले से ही विधायक बिड्डा को भी पता था, वो प्रशासन को भी पता नहीं, मुझे सुबह पता लगा कि सुबह CM साहब आ रहे हैं और एक राजा है अपनी स्टेट में कहीं भी जा सकता है और इस महामारी को लेके उनका जाना हुआ, जहाँ निरंतर आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों की मृत्यु होती जा रही है, क्योंकि ये कोविड जो आया है ये सीधा चेस्ट पे अटैक करता है, फेफड़ों पे अटैक करता है और सीधा 60 से 70% फेफड़े उसमें जाते हैं, फिर आदमी के बचने की संभावनाएं उतनी ही कम हो जाती हैं। विधायक जी, सवाल ये है कि राजा को छोड़ के क्यों आना पड़ रहा है, सीधा वो लगातार आ रहे हैं, उसके वो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाएंगे, जितने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सब पे जाएंगे। कल उन्होंने 3 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पे गए, अजीम से गए, फिर वो यमुनानगर गए हैं। एक दिन के लॉकडाउन के बारे में क्या कहेंगे? ना वहाँ कोई सैनिटाइज किया, कुछ नहीं किया, केवल एक दिन का लॉकडाउन, वो भी केक रोड। नहीं, प्रत्येक ये इस विषय पर भी डीसी साहब ने मीटिंग ली थी और पूरे के पूरे जींद को ही सैनिटाइज किया जाएगा, जितनी मार्केट है उन सबको सैनिटाइज किया जो कल जो बंद किया गया था वहाँ तो कोई भी सैनिटाइजर नहीं किया गया। नहीं, वहाँ सैनिटाइजर बाकायदा किया, उस गुहाना रोड पे सैनिटाइज हुआ है। मैं सुबह भी सारा दिन बैठे रहे वहाँ को आया। विधायक जी, असली बात तो ये है कि एक दिन के लिए कंटेनमेंट जोन बनाना कहाँ तक उचित है, इसके पीछे अलग से कंटेनमेंट जोन की तो इस बारे में व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। इसके लिए आज डीसी साहब से मैं मिलूंगा भी और कंटेनमेंट जोन पूर्ण रूप से बनाने पड़ेंगे ताकि ये अव्यवस्था ना फैले। लोग अभी पूर्ण रूप से जागरूक नहीं है, कुछ लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही कि हमारी गलती से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है और कितने हमारे आंखों के आगे से चले जाएंगे, इस बात का उनको अनुमान नहीं है। लगातार पूरे के पूरे देश के अंदर जो मृत्यु हो रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, लेकिन हम लोग सरकारें पूरा, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार है, पूर्ण रूप से पूरे देश के अंदर वो प्रयास कर रहे हैं कि अपने अपने स्टेट में कोरोना के पेशेंट कम से कम हो और मृत्यु दर किसी न किसी प्रकार से घटे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ आने के बाद पौना घंटा लगभग ऑक्सीजन के ऊपर उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से चर्चा करते रहे और लगातार फ़ोन पे निरंतर उन्होंने पूरे हरियाणा में कहाँ कितनी ऑक्सीजन भेजनी है इस बारे में निरंतर पौना घंटा इसी विषय पे उनकी फ़ोन पे वार्तालाप होती रही। विधायक जी, जैसे किसान कह रहे हैं भाई हमारे भी किसान 350 के लगभग किसान शहीद हुए हैं, हमारे किसानों को शहादत के लिए सरकार ने कोई भी बयान नहीं दिया, औरों पे शहादत कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना और किसी की शहादत पे तो कोई चर्चा हुई नहीं। इस समय तो सिर्फ जो ये इतनी बड़ी महामारी पूरे देश के अंदर फैल चुकी है उसको बचाने के लिए किया जा रहा है, जो कि टीकाकरण, जहाँ पे भी ये लोग बैठे हैं, किसान बैठे हैं, वहाँ पे भी टीकाकरण करवाया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की ऐसी अनहोनी घटना ना घटे। तो जींद के अंदर 3,000 से एक्टिव केस हो गए हैं, हर रोज 7-8 मर रहे हैं, एक दिन तो 17 भी मरे थे। तो कोई ऐसी कड़ी व्यवस्था, कोई लॉकडाउन को लेकर कोई अल्टरनेटिव कंटिजेंसी प्लान कोई देखिए, इस विषय पे माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई है और पूरा विचार कर इस पर, और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी लॉकडाउन लगेगा।
विधायक जी, जब जो किसानों ने और शरारती तत्वों ने आपके घर का घेराव किया था, क्या किसी तरह कोई तोड़फोड़ की है? नहीं, ऐसी कोई तोड़फोड़ या ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ने के प्रयास किए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने, जो 3 डीएसपी थे और सभी पुलिस प्रशासन थे, उन्होंने रोकने का काम तो किया। विधायक जी, ये जो लॉकडाउन की बात की, जींद के लिए पूरे हरियाणा के लिए? पूरे हरियाणा के लिए लॉकडाउन लगेगा, और जब तक ये चैन नहीं टूटेगी तब तक आप ये मान के चलिए कि ये दर है जो कोविड की, वो दर कम नहीं हो पाएगी। विधायक जी, लॉकडाउन के संबंध में मुख्यमंत्री से कोई बात हुई? हाँ, बात हुई है। इसको पूरा विचार विमर्श कर इसको लॉकडाउन लगाने की उम्मीद हम मान सकते हैं। कब तक? 2 मई के बाद जल्दी ही इस पे सरकार फैसला सोमवार को लेगी। ले सकती है। तो आगे मान लीजिए। देखना है भाई हटिए थोड़ा प्लीज। भाई कल भी तो दी थी सब वो उल्टी पड़ेगी। आपके परिवार में कितना को राइफल है? आपके परिवार में एक